पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था, तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। तो आज बहराइच में जो मुठभेड़ हुई है उस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने जानकारी दी कि 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी तालिब और सरफराज दोनों नेपाल भागना चाहते थे और उस दौरान बहराइच पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पैर में गोली लगी है और दोनों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और एनकाउंटर की तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब बहराइच पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा था, ये भागे, इनकी प्लानिंग थी कि नेपाल भाग जाएंगे, लेकिन बहराइच पुलिस ने इनका पीछा किया। पुलिस पर इन्होंने गोली चलाई और उसके बाद पुलिस जवाबी फायरिंग की, जिससे कि इन दोनों के पैर में गोली लगी और फिर पुलिस किस तरह इनको पकड़ करके वापस लेकर आई और उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी, जानकारी दी डीजीपी ने। हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी पुलिस और वहीं से इन्होंने भागने की कोशिश की। वहां रखे हथियार से आरोपी ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ये दोनों घायल हुए हैं। हालांकि जब पूछा गया कि क्या बहराइच पुलिस जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई है वहां से भी कोई घायल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इस पर बहराइच पुलिस जो है वो अलग से ब्रीफिंग करेगी। तो एक और आरोपी तालिब को भी गोली लगी है और साथ ही सरफराज जो मुख्य आरोपी है, आपको बता दें 6 लोगों को नामजद किया गया था इस मामले में, जिनमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये पुष्ट किया है डीजीपी प्रशांत कुमार ने और इसके अलावा बहराइच पुलिस भी इस मामले पर अलग से ब्रीफिंग करेगी। और हाथरस में चोरों ने रात के अंधेरे में धावा बोल दिया। स्टेशनरी की दुकान में चोरी की घटना हुई। वहीं गाजियाबाद और जौनपुर से भी चोरी की वारदात सामने आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस के मेन बाजार में चोरों ने सेंध लगा दी। रात के समय में पहले चोरों ने ताला तोड़ा, उसके बाद शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो सामान को शटर से बाहर खींचते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने स्टेशनरी की दुकान को टारगेट बनाया। चोर दुकान से काफी सामान और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घंटाघर चौराहे के पास गिरिराज बुक सेलर नाम से दुकान है। कहा जा रहा है कि चोर 28,000 रुपए के करीब कैश चोरी कर ले गए। चोरी का पता सुबह के वक्त लगा, जब आसपास के दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे। स्टेशनरी की दुकान का सामान अस्त व्यस्त और शटर टूटा हुआ देखा तो वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर दुकान का मालिक भी पहुंचा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन और पूछताछ शुरू की। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। चोरी की घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी दहशत में आ गए। सदर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना। गाजियाबाद में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में भी चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद हो गई। इसमें एक शख्स अपने चेहरे को छिपाकर ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंचा। मौका पाकर वो कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कोई नहीं होता। वो कैश काउंटर ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा। वो एक एक कर नोटों की गठिया निकालने लगा। नोटों को अपनी जेब में डाल दिया। बाद में आरोपी कैश निकालकर फरार हो गया।
हालांकि वो कितना कैश चुरा कर ले गया ये साफ नहीं हो पाया है। ग्राहक सेवा केंद्र में जिसकी ड्यूटी थी वो शटर बंद करके खाना खाने गया था। चोर को इस बात का पता था और उसने मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जौनपुर में भी चोरी की घटना सामने आई है। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, हर तरफ सामान बिखरा है। चोरों ने यहाँ एक रिटायर्ड दरोगा के घर को निशाना बनाया। घटना लाइन बाजार थाने के मुस्तफाबाद मोहल्ले की है। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कोई घर पर नहीं था। घर का ताला तोड़कर कीमती सामान और 50,000 कैश समेत लाखों के जेवरात चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाना मध्य प्रदेश के एक युवक को भारी पड़ गया। उसे जेल तक जाना पड़ा, लेकिन अब उसी को अदालत ने जमानत दी है, जिसमें उसे भारत माता की जय के नारे के साथ पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। भोपाल के रहने वाले फैजान नाम के लड़के ने इसी साल मई के महीने में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की थी और उस पर देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी शिकंजे में घिर चुके फैजान को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। अब इसी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजान को अब भारत देनी होगी। आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार सुबह 10 से 12 बजे के बीच ऐसा करना होगा। जस्टिस कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फैजान का आपराधिक इतिहास रहा है और उसने देश के खिलाफ नारे लगाकर गंभीर अपराध किया है। आरोपी के खिलाफ 13 मामले में मुकदमे दर्ज हैं और वो वीडियो में नारे लगाता भी दिखाई दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक फैजान ने 17 मई 2024 को नारा लगाया था। उसे भोपाल में मिशरोद पुलिस आईपीसी की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था। तब से वो हिरासत में था। आरोपी फैजान को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। मुकदमा खत्म होने तक उसे शर्त का पालन करना होगा। दरअसल फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाए। ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। फैजान नियमित सलामी देने पहुंचा या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के पुलिस कमिश्नर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बहराइच पुलिस ने गोलीकांड के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को पैर में गोली लगी है। सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर गोली चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों के पैर में लगी और पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद समेत अफजल और साथी मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेरी नहर के पास हुआ है। एसटीएफ और साथी बहराइच पुलिस सरफराज और तालिब को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने के लिए ले गई थी और एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था और उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा और बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। और सीधे अब आपको बहराइच लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया न्यूज़ 18 पर, और उनके पास आपको लिए चलते हैं। अखिलेश, डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आ चुका है, लेकिन कहा जा रहा है बहराइच पुलिस भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोनों इस वक्त सही हैं, आरोपी घायल जरूर हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है, छठा कौन है?
जो बहराइच हिंसा में आरोपी थे उसमें 6 नामजद आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी कल की गई थी और बाकी जो 5 आरोपी थे उनसे आज मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सरफराज और रिंकू और तालिब को गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल थे। और बाकी 3 और जो ठीक ठाक कंडीशन में है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में है, फर्द लिखी जा रही है। ताजा अपडेट ये है। मैं बता दूं, इस समय जो इनकाउंटर हुआ है, जिस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, मैं इस वक्त रामगोपाल मिश्रा के घर पे मौजूद हूं। मैं रिएक्शन लेने आया था कि जो ये कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस की तरफ से कितनी सही है और लोग उनके जो परिजन हैं कितना संतुष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस लगा दी गई है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और जो भी पुलिस कर्मी है वो लगा दिए गए हैं, किसी को परिजन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका रिएक्शन क्या है, कैसे है, कितनी कार्रवाई से कितने खुश है। हालांकि सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया था और हिंसा पे कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में आज मुठभेड़ हुई जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, सरफराज उर्फ रिंकू और एक तालिब नाम का जो नामजद आरोपी है। हालांकि जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है उनके परिजन से तो नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ बाहर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूर्य नारायण तिवारी है। इसी गांव में रहते हैं आप? जी। तिवारी जी, जो कार्रवाई हुई है कितना संतुष्ट है कार्रवाई से? अब इससे हम 50% संतुष्ट हैं। क्या कार्रवाई हुई है? सभी आरोपी जो नामजद थे उनको भी हिरासत पकड़े गए हैं, इनका इनकाउंटर हुआ है। हाँ। पैर में गोली लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। नहीं, 5 लोग पकड़ लिए गए जो 5-6 इसमें नामजद थे। अभी सबका ओपन नहीं कर रहे हैं। हाँ। 2 लोगों की जानकारी है कि सरफराज और इनको नहीं पकड़ा। नहीं देखिए ये जो कार्रवाई है, नहीं लाइव चला देखिए ये जो यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जो मृतक है उनके घर के आसपास, और पुलिस उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत तो हो रही है, लेकिन वो भी कतरा रहे, वो भी ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो 50% है, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं। लेकिन जिस तरीके से हिंसा का संज्ञान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने लिया था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और अच्छा, जो हिंसा में आरोपी थे सभी 6 नेपाल भागने के फिराक में थे। कल समीर खान को कल पकड़ा गया था और जो बाकी 5 और नामजद थे उनको आज पकड़ा गया है। ये नानपारा के पास जो हाड़ा बसेरी गांव है, वही बंधे के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है, मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लोग को गोली लगी है। दोनों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि जो उनकी जान का खतरा नहीं है। अखिलेश, अगर हो सके तो जरा कुछ लोगों के और रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ परिजन ही नहीं, हमने देखा कि पूरे गांव में उस वक्त आक्रोश था और नारेबाजी भी की, जिसके बाद में प्रोटेस्ट भी हुआ। तो 50% संतुष्टि की जो बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या मांगे हैं? जरा 1-2 लोगों के और भी रिएक्शन लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। सीएम ने जो आश्वासन दिया था उसके बाद में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कार्रवाई से लोग हालांकि परिजन से तो मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? शुभम मिश्रा। शुभम, ये जो कार्रवाई हुई है किस तरीके से कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे हम सोचते थे, हम गांव वाले सोचते थे जैसे कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। हम इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ना हमारा गांव हो सकता है। हम ये आधी कार्रवाई मानते हैं, हम इसको पूरी कार्रवाई नहीं मानते। सभी लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, सभी 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और भी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और सीएम ने भी कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई ये यूपी में नजीर बनेगी। जी, कार्रवाई की जाएगी ये कहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरे गांव वाले यही इसी इसमें बैठे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, की जाएगी तो ये एक सांत्वना देने वाली बात है। बात की बात तो बाद में देखी जाती है। अभी चलिए, कानून का राज है और पकड़े गए हैं आरोपी। एक आरोपी जो बचा है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। अब कानून इन पर आगे फैसला करेगा, वो उनको सजा देगा और पीड़ित परिवार की यही मांग कि सख्त सजा हो। अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। उनके साथ कोई और भी लोग थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। तो अब देखना यह होगा कि जो अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो घायल नहीं हैं, उनसे दूसरी पुलिस, एसटीएफ की तमाम टीमों ने पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू भी कर दी है और फिर भी ये पता चलेगा, पुलिस के आला अधिकारी आधिकारिक रूप से बताएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या था। राजीव, ये आशंका तो बहुत पहले से जताई जा रही थी कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी हमीद का बड़ा बेटा नेपाल में ही रहता है।
लेकिन आज क्या जानकारी मिल पाई, पुलिस ने किस तरीके से इनकी घेराबंदी की, पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि नानपारा इलाके में है? क्योंकि एक इनपुट ये मिल रहा है कि चूंकि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लिहाजा ये सभी आरोपी व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने नॉर्मल कॉल की और उसके आधार पर पुलिस ने इनको ट्रेस किया। क्या ये जानकारी आपके पास है? देखिए, यकीनन रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा फैली तो देखते ही देखते बहराइच के सभी इलाके में फैल गई, जिसको लेते तत्काल जिला प्रशासन ने डीएम के निर्देश पर जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद कर दी गई, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पुलिस की टीम को भी मिला। क्योंकि पुलिस की टीम भी जब किसी आरोपी को पकड़ती है या उसे खोजने की कोशिश करती है तो उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए ही उस तक पहुंचती है। ऐसे में ये जो आरोपी थे, क्योंकि इनके परिवार का पूरा स्टैब्लिश नेटवर्क नेपाल में था, इन्हें पूरा भरोसा था कि अगर ये नेपाल पहुंच जाएंगे तो पुलिस के हाथ ये नहीं लगेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेट बंद था, नॉर्मल कॉल ट्रैक होती है, व्हाट्सएप कॉल पे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बातचीत नहीं ट्रैक हो पाई, इंटरनेट बंद होने के कारण व्हाट्सएप कॉल नहीं चली, जिसका फायदा आज जैसे ही रात में इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई और सुबह इंटरनेट शुरू हुआ, वैसे ही ये लोग फिर कम्युनिकेशन करते हुए नजर आए, जिसका फायदा पुलिस को मिला। और उन्होंने नानपारा के पास जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर इन 5 आरोपियों को घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान इनमें से 2 जो सरफराज, जो तालिब था, उसने पुलिस की टीम पर हमला किया, फायर किया कि हो सकता है कि वो बच के भाग निकले। लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैद थी, उसने फायर ऑफ एक्सचेंज किया, उसमें दोनों के पैर पर गोली लगी और सभी 5 मुख्य आरोपियों को, 3 नामजद और 2 जो विवेचना के दौरान सामने आए थे, उन 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। यानी कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी कि आखिर एक छोटी सी बात के लिए एक भगवा झंडा लहराते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। ठीक है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, न्याय संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गोली लगी है, आगे उन सभी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव हमें जानकारी दे रहे थे कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस मुठभेड़ किस तरीके से हुई, कैसे पुलिस इन तक पहुंची, और उसके बाद 2 आरोपियों को गोली लगने के बाद अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी 3 आरोपियों के बारे में क्या जानकारी है राजीव? 2 तो अस्पताल में है, बाकी 3 कहां हैं? क्या उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है? देखिए, यकीनन जो 5 आरोपी थे, 3 नामजद थे, 2 बाद में जब विवेचना की गई तो उनकी भी भूमिका सामने आई, तो कुल 5 नामजद किए गए थे। 5 आरोपियों को नानपारा बॉर्डर, जो कि नेपाल का बॉर्डर है, वहां से अरेस्ट किया गया है। तीनों से अब जो बहराइच पुलिस की टीम है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में रात के वक्त एक शख्स अपनी गाड़ी में बंद रहा और बाद में जब उसे गाड़ी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उसकी जान चली गई थी। मौत की वजह ज्यादा शराब पीना बताई जा रही है, लेकिन दम घुटने की भी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कार के शीशे टूटे पड़े हैं, सीट पर फोन और दूसरा सामान पड़ा है, शराब की बोतल भी है। एक शख्स कार के अंदर सवार है जिसकी मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी के बाहर संदिग्ध हालत में इस शख्स का शव मिला। मृतक का नाम राहुल बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात को जब वो अपने घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उसे फोन किया गया लेकिन फोन नहीं उठाया। तभी खबर मिली कि राहुल ने अपनी कार सोसाइटी के बाहर खड़ी की हुई है। इसके बाद घर वाले घर से बाहर निकले। हिमालय प्राइड सोसाइटी की ये घटना है। सोसाइटी के बाहर राहुल ने कार खड़ी कर रखी थी। जब घर वाले कार के पास पहुंचे तो देखा कि राहुल कार के अंदर बैठा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसके बाद मौके पर सोसाइटी के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए। कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई लेकिन कार का दरवाजा अंदर से लॉक था। बाद में कार के शीशे तोड़े गए। अंदर देखा तो सभी हैरान रह गए। राहुल बेसुध पड़ा था।
सभी को लगा कि राहुल बेहोश हो गया है। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि राहुल शराब पीने का आदी था। पुलिस भी उसकी मौत के पीछे ज्यादा शराब पीने को वजह मान रही है। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक कार में एक व्यक्ति बेहोश हालत में मिले। कार के शीशे चारों तरफ से बंद थे। उक्त व्यक्ति की पहचान राहुल नाम से हुई। इनकी पत्नी आज के द्वारा कार के शीशे तोड़ करके इनको निकट के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किया। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है, जैसा कि बताया गया, कि ये शराब के आदी थे। गाड़ी में भी शराब की खाली बोतल मिली है। हादसे की वजह शराब को माना जा रहा है, लेकिन कार के अंदर दम घुटने से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। कार के इंजन से जहरीली गैस निकलती है, जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कार में बैठे लोगों का दम घुट सकता है। ये गैस गाड़ी की केबिन में आ जाती है। अगर कार में बैठा हुआ इंसान नींद में हो तो उसे पता भी नहीं चल पाता, जिसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। इसके अलावा कार में एसी का इस्तेमाल हो रहा हो और अगर कार चालक काफी देर तक सो जाए तो ये भी जानलेवा हो सकता है। एसी ऑन होने से केबिन में गैस भर जाती है, जिससे जान तक जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। एटा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने कुर्सी पर बैठे एक शख्स को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। तो वहीं प्रतापगढ़ में भी एक एम्बुलेंस में ब्लास्ट हो गया। खौफनाक तस्वीर एटा से सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार आई और उसके बाद उसने कहर मचा दिया। घटना मारहरा थाना इलाके की है, जहां एक भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं, कुछ बंद दिखाई पड़ रही हैं। सड़क पर चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं। दुकानों के बाहर कुछ लोग बैठे हुए भी दिखाई दिए। तभी अचानक एक सफेद गाड़ी आई। कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और कार दुकान के बाहर बैठे लोगों की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद स्विफ्ट कार ने कुर्सी पर बैठे शख्स को रौंद दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई। कार सवार मौके से फरार हो चुका था। बाद में घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग की यह घटना है। हादसे के वक्त का वीडियो भी सामने आया है। एम्बुलेंस में हुए धमाके के बाद आसपास के घरों और कार के शीशे टूट गए। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया। एम्बुलेंस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। नगर कोतवाली के बराछा मोड़ पर यह हादसा हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। हादसे में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। क्या उनके साथ कोई और भी लोग थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? तो अब देखना यह होगा कि जो अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो घायल नहीं हैं, उनसे दूसरी पुलिस, एसटीएफ की तमाम टीमों ने पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू भी कर दी है। और फिर भी ये पता चलेगा, पुलिस के आला अधिकारी आधिकारिक रूप से बताएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या था। राजीव, ये आशंका तो बहुत पहले से जताई जा रही थी कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी हमीद का बड़ा बेटा नेपाल में ही रहता है।
लेकिन आज क्या जानकारी मिल पाई, पुलिस ने किस तरीके से इनकी घेराबंदी की, पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि नानपारा इलाके में है? क्योंकि एक इनपुट ये मिल रहा है कि चूंकि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लिहाजा ये सभी आरोपी व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने नॉर्मल कॉल की और उसके आधार पर पुलिस ने इनको ट्रेस किया। क्या ये जानकारी आपके पास है? देखिए, यकीनन रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा फैली तो देखते ही देखते बहराइच के सभी इलाके में फैल गई, जिसको लेते तत्काल जिला प्रशासन ने डीएम के निर्देश पर जो इंटरनेट सेवाएं थी वो बंद कर दी गई, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पुलिस की टीम को भी मिला। क्योंकि पुलिस की टीम भी जब किसी आरोपी को पकड़ती है या उसे खोजने की कोशिश करती है तो उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए ही उस तक पहुंचती है। ऐसे में ये जो आरोपी थे, क्योंकि इनके परिवार का पूरा स्टैब्लिश नेटवर्क नेपाल में था, इन्हें पूरा भरोसा था कि अगर ये नेपाल पहुंच जाएंगे तो पुलिस के ये नहीं लगेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेट बंद था, नॉर्मल कॉल ट्रैक होती है, व्हाट्सएप कॉल पे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बातचीत नहीं ट्रैक हो पाई, इंटरनेट बंद होने के कारण व्हाट्सएप कॉल नहीं चली, जिसके चलते इन्हें ये नहीं पता समय पर चल पाया कि कब और कहां पहुंचना है। जिसका फायदा आज जैसे ही रात में इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई और सुबह इंटरनेट शुरू हुआ, वैसे ही ये लोग फिर कम्युनिकेशन करते हुए नजर आए, जिसका फायदा पुलिस को मिला और उन्होंने नानपारा के पास जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर इन 5 आरोपियों को घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान इनमें से 2 जो सरफराज, जो तालिब था, उसने पुलिस की टीम पर हमला किया, फायर किया कि हो सकता है कि वो बच के भाग निकले। लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैद थी, उसने फायर ऑफ एक्सचेंज किया, उसमें दोनों के पैर पर गोली लगी और सभी 5 मुख्य आरोपियों को, 3 नामजद और 2 जो विवेचना के दौरान सामने आए थे, उन 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। यानी कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी कि आखिर एक छोटी सी बात के लिए एक भगवा झंडा लहराते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। ठीक है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, न्याय संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गोली लगी है, आगे उन सभी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव हमें जानकारी दे रहे थे कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस मुठभेड़ किस तरीके से हुई, कैसे पुलिस इन तक पहुंची, और उसके बाद 2 आरोपियों को गोली लगने के बाद अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी 3 आरोपियों के बारे में जानकारी है राजीव? 2 तो अस्पताल में, बाकी 3 कहां हैं? क्या उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है? देखिए, यकीनन जो 5 आरोपी थे, 3 नामजद थे, 2 बाद में जब विवेचना की गई तो उनकी भी भूमिका सामने आई, तो कुल 5 नामजद किए गए थे। 5 आरोपियों को नानपारा बॉर्डर, जो कि नेपाल का बॉर्डर है, वहां से अरेस्ट किया गया है। तीनों से अब जो बहराइच पुलिस की टीम है, जो अब से कुछ देर बाद एसटीएफ की टीम है, वो भी पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो एक सामान्य हालातों में बिना किसी बात के गोली मारने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, वो कौन सी स्थिति थे जिसके चलते उन्होंने गोली मारी, क्या इसके पीछे कुछ और लोग थे या फिर इस पूरी घटना को एक पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। तो जब उनसे पूछताछ होगी और फिर उनके बताए गए बयानों के आधार पर जांच की जाएगी तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आखिर क्या ये घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई थी या फिर ये एक मोमेंट